नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। राजनीति में एक दूसरे पर बयानी तीर चलाना लाजमी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। यहां की राजनीति तय करती है आगे किसके हाथ होगी इस सबसे बड़े सूबे की कमान। यहां का हर रंग के लोग, हर तरह की जातियां, रंग से मतलब रंग भेद से नहीं है, रंग तबीयत की बात हो रही है। यहां गलत मत समझिएगा, ये उत्तर प्रदेश है। मंदिर, मस्जिद, बुआ बबुआ, भाई बहन, चाचा भतीजा, बाबा महाराज, ये सारे मुद्दे आपको यहीं देखने को मिलेंगे। आज आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी यानी बाबा महाराज ने चुनावी हुंकार में सपा के गढ़ में ऐसी बातें कह डाली जिससे विपक्ष बिल्कुल तिलमिला गया। मंथन में आज बात होगी किसका झंडा किसका गुंडा। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़, क्या तुकबंदी है। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में योगी महाराज विकास की धारा बहाने पहुंचे। 69 परियोजनाओं की सौगात आज आजमगढ़ियों को दी उन्होंने, जिसमें से 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और 40 का उन्होंने शिलान्यास किया। इनकी लागत 198.58 करोड़ बताई गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात आज देखने वाली ये रही वो थी कि योगी ने विपक्ष पर हमले के लिए कौन कौन से हथियार प्रयोग किए। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव पर परिवार वाली टिप्पणी का जवाब भी दिया। यहां लगातार जो परिवारवाद का कहकर हमला करते थे योगी ना, तो अखिलेश ने उन्हें निशाने पर लिया और यह भी कहा कि भाई जिसके परिवार नहीं वो क्या जाने परिवार। तो योगी ने आज उसका जवाब दिया, वो भी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र से। योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा विजय यात्रा पर भी और अखिलेश यादव की लगभग घूम फिरकर जितनी रैलियां, चाहे बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सभी में उन्होंने एक तरीके से उन्होंने तंज कसा। समाजवादी विजय यात्रा पर भी तंज कसा और लगातार वो निशाने पर लिए रहे। पता नहीं क्या क्या कहा, बहुत आज बड़े तीखे अंदाज में थे महाराज। और उन्होंने इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था ना, उससे की। सुनिए जरा। ये कार्य समाजवादी पार्टी ने ही करी थी। ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया। ये काम कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो आपको कभी अपना माना ही नहीं। उनके लिए तो उनका कुनबा ही उनका परिवार है और अब उनका परिवार ही पूरा प्रदेश है। उनके लिए वही कुनबा ही पूरा देश है। लेकिन मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता ही परिवार है। अब ये परिवार वाली लड़ाई है ना, घात प्रतिघात। परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता योगी महाराज समेत लगा रहे हैं। मोदी ने भी हमला किया। दरअसल उसका अखिलेश यादव ने क्या प्रतिवाद किया था वो मुझे पहले सुनना चाहिए था, लेकिन चलिए योगी जी को सुन लिया। जरा थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार, परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं। योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में,
कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। उन्होंने अखिलेश यादव ने किस तरीके से चोट के उन्होंने कहा भाई जिसके परिवार होते हैं वो अपने, योगी ने यादव परिवार पर हमला किया तो उन्होंने सारे परिवारवादी गृहस्थों जो 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 हमारे आप जैसे परिवार वाले लोग हैं उनकी तरफ इसका जो मसला था ना उसको मोड़ दिया और कहा भाई वो क्या जाने परिवार का दर्द जिसके परिवार होता है वो जानते हैं। लेकिन योगी ने जो हमला किया कि भाई उनके लिए उत्तर प्रदेश परिवार और मोदी जी के लिए देश के 130-35 करोड़ लोग परिवार हैं, तो वो लोग ये जो दूसरे दल हैं बसपा, कांग्रेस, सपा, ये सब अपने अपने परिवार की बात करते हैं और अपने परिवार को ही उत्तर प्रदेश समझते हैं, देश समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को देश समझती है और प्रदेश को प्रदेश समझती है। ये इस तरीके के घात प्रतिघात आजमगढ़ में देखने को मिले और आजमगढ़ में मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी की सीटें हैं वहां विधानसभा में और लोकसभा में। सारा पूरा समाजवादी पार्टी का एक छत्र कब्जा है वहां पर। इससे पहले मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद थे और अब अखिलेश यादव सांसद हैं। तो ये अजब तरीके की लड़ाई है। योगी खुद अखिलेश के संसदीय क्षेत्र में ये दूसरी बार मुझे लगता है वो गए हैं और वहां घुसकर ऐलान कर रहे हैं। वहां एक तरीके से पूरी कोशिश है कि अगर आजमगढ़ का समाजवादी गढ़ अगर टूट गया तो पूर्वांचल में जो भारतीय जनता पार्टी को अन्य जगह डैमेज होने जा रहा है ना उसकी भरपाई आजमगढ़ से हो पाएगी। इसीलिए मुझे लगता है बार बार योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पर जाकर चढ़ाई करते हैं। साथ ही उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए एक बात और कही और उनकी बात सुनकर योगी जी आजकल विनोदी भी हो गए हैं। स्वभाव से बड़े हाव भाव और चेहरे से बड़े कड़क नजर आते हैं। अगर वो मुस्कुरा देते हैं तो सब मुस्कुरा देते हैं। उनके चेहरे को लोग देखा करते हैं, इतने कठोर प्रशासक हैं वो। अगर योगी मुस्कुराए तो सब बाहर आ गई। जब आज जनसभा को संबोधित करते करते विकास योजनाओं को समर्पित करते हुए उन्होंने खुद ही चुटकी ली और हंस पड़े। उसके बाद पूरी जनता भी हंस पड़ी। लेकिन यहां तीर एक था और निशाने दो थे। जो हमारा मंथन का मुखड़ा है ना उसी पर आ रहे हैं। किसके झंडे किसके गुंडे ये भी बता दिया। सीएम आजमगढ़ में बोले कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा है समझो वहां कोई जाना माना गुंडा होगा उसके अंदर। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। सपा को गुंडों की पार्टी तो पहले से भी कहते रहे, लेकिन वो कह रहे भैया कोई झंडा लगा हो वो गुंडे ही होंगे उसके अंदर। वो चाहे सांसद झंडा लगा ले, चाहे विधायक लगा ले, चाहे जो लगा ले, उस गाड़ी के अंदर गुंडे जरूर होंगे। और झंडा और गुंडा दोनों सपाई है। तो हमने मंथन में मुखड़ा लिया ना किसका झंडा किसका गुंडा, तो अब हम उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। योगी महाराज ने इसका उपसंहार कर दिया। देखिए, पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। तो कह रहे हैं कि गाड़ी में सपा का गुंडा, माफ कीजिए योगी जी बोले हम नहीं कह रहे, गाड़ी में अगर सपा का झंडा तो अंदर होगा कोई छटा हुआ गुंडा, माना हुआ गुंडा। योगी जी हंस मुस्कुरा भी रहे हैं, कह रहे हैं ये संदेश और संकेत उत्तर प्रदेश की जनता को दे रहे हैं कि हमने गुंडों को कुचल दिया, उनको उनकी नानी याद दिला दी, छठी का दूध याद दिला दिया। कई बार छठी का दूध वाला जो जुमला है वो उपयोग कर चुके हैं योगी जी। ऐसा लगता है उनकी बातचीत से ऐसा सोच कर आए थे कि आज समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में तो छोड़ना ही नहीं। उनकी एक एक बात इस ओर इशारा कर रही थी, बता रही थी कि आज वो किस अंदाज में आए हैं और क्या मनसा लेकर आए हैं। वैक्सीन पर योगी जी ने कहा कि अब्बा जान अब लगवा चुके हैं कोरोना की वैक्सीन, अब तो आप लगवा लो। परोक्ष रूप से निशाना मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव थे, क्योंकि
अब एक नया वेरिएंट आ गया है, योगी ने सावधान किया कि भाई आप लगवा लो, नहीं तो नया वेरिएंट आ गया है, दिक्कत हो जाएगी। वैक्सीन लग जाएगी तो कुछ सच बोलने की आदत आ जाएगी। अब वैक्सीन कोरोना की दवा नहीं बल्कि लाई डिटेक्टर का काम करेगी। ये भी नया फार्मूला बताया योगी जी ने। वैक्सीन लगने से लोग सच बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के थानों में वैक्सीन रखनी चाहिए, जहां जो गुंडे लफाड़ी मवाली पकड़े जाते हैं तो उनको कम से कम ये वैक्सीन लगेगी तो शायद वो सच सच उगल दें और तमाम अपराधों का उत्तर प्रदेश में अनावरण हो जाए, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस मुश्किल में है। क्राइम हो रहा है, अब बहुत हो रहा है कि थोड़ा हो रहा है, ये तो यहाँ के विपक्ष और सरकार जो है ना जनता भी जानती है कि कितना क्राइम हो रहा है, लेकिन हम ये करें कि क्राइम हो रहा है यहाँ। तो ये तो वैक्सीन बड़ी काम की है और वास्तव में काम की है भाई, कोरोना से बचाया हमको आपको। लेकिन एक नया प्रयोग वैक्सीन का झूठ उगलवाने के लिए अब तो लाई डिटेक्टर की भी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, योगी जी ने एक चुटकी ली, सुनिए। जिस 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं। वह वैक्सीन, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। सपा के अलावा योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की और पार्टियों पर निशाना साधा। भाई बहन की जोड़ी कहकर कांग्रेस पर तंज कसा, बुआ बबुआ का जो जुमला था उसको भी साधा और बाकी पार्टियों को भी हमला किया। और हमला मतलब रणनीतिक है, स्ट्रैटेजिक हमला था, क्योंकि ये संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन्हें में सीधा मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर सीधे मुकाबले का संदेश गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। इसीलिए ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेता त्रिकोणीय चतुष्कोणीय करने के पूरी तरह प्रयास में रहते हैं। यहां भी सगुन कर दिया उसका योगी जी ने। जब कोरोना का आतंक था, कोरोना का कहर था, तब भाई बहन भी गायब हो गए थे, बुआ बबुआ भी गायब थे, सभी लोग गायब थे। तब केवल भाजपा काम कर रही थी, हमारे सांसद नहीं थे, यहां पे थे, लेकिन पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, ये लोग कार्य कर रहे थे। और इसीलिए भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी है, अवसरवादी साथी नहीं होता है, अवसरवादी साथी नहीं होता है। और जो पहचान का संकट खड़ा कर दे वह तो और भी खतरनाक हो जाता है। किसी को नहीं छोड़ा, कहा भाई पहचान का संकट खड़ा कर दिया इन लोगों ने, कोरोना पर याद दिलाया। कहां थे ये लोग? आज हम देख रहे थे योगी जी ने ये ट्वीट भी किया, इस सभा के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया और उसमें कहा कि भाई जब पहली लहर थी तो आजमगढ़ वालों आपके सांसद अखिलेश यादव कहां थे? बोले अमेरिका में, इंग्लैंड में। दूसरी लहर थी, आपके सांसद कहां हैं? अब चला ऑस्ट्रेलिया में। ये कहकर भी उन्होंने तंज कसा। खैर, ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और आजमगढ़ में दो बार चढ़ाई करना और सीधे सीधे मुकाबला मोर्चा खोल देना, ये पूर्वांचल की राजनीति को साधने की भारतीय जनता पार्टी की मुझे रणनीति लग रही है और है भी। तमाम रणनीतिक और राजनीतिक मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बिलाल साहब जुड़ गए हैं। बिलाल सब्जवारी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। बहुत नमस्कार बिलाल साहब। तो आपने देखा कि आज योगी जी ने किस तरीके से
समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में चढ़ाई की, और मुझे लगता है ये हाल के दिनों में दूसरी बार वो गए हैं वहां पर, उन्होंने हमला किया है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वहां सांसद विधायक सब समाजवादी पार्टी के हैं, आसपास भी जो समाजवादी परचम वहां पिछले चुनाव में इतनी भाजपा के प्रचंड लहर के बाद भी वहां समाजवादी परचम लहराया था। और यही वजह है कि शायद उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को कि अगर यहां कुछ ध्रुवीकरण कराने में वो कामयाब हो गई भारतीय जनता पार्टी, तो शायद पूर्वांचल में जो अन्य जगह डेंट हो रहा है उन्हें, जो कि पक्का हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह अब लग नहीं रहा है, तो यहां से कुछ भरपाई की जा सके। बिलाल साहब, आपका क्या मानना है? बिलाल साहब, अपनी ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है कि आपको हमारे दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, देखिए दुर्गेन जी, कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी पर यह इल्जाम लगा रहे थे कि राज्य में दंगा कराना चाहते हैं जी, लेकिन आज आजमगढ़ में जिस तरह से योगी जी ने हमला किया, उसे राजनीति में बिलो द बेल्ट माना जाता है जी। दरअसल जब आप ये कहें कि समाजवादी जिस गाड़ी पर झंडा लगा होगा उसमें कोई ना कोई गुंडा बैठा होगा जी, तो ये सही मायनों में सभी समाजवादियों के चरित्र को दर्शाता है और उनकी तरफ इशारा करता है कि योगी आदित्यनाथ उनको गुंडा बता रहे हैं जी। दरअसल ये सवाल खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ जी ये क्यों भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक और संगीन धाराओं में उनपे मुकदमे दर्ज थे, जिसका उन्होंने खुद लोकसभा चुनाव में अपने हलफनामे में जिक्र किया था जी। तो सवाल ये भी खड़ा कर सकती है समाजवादी पार्टी कि अगर जो मुकदमे आप पर दर्ज थे वो मुख्यमंत्री होते हुए आपने क्यों वापस लीजिए? क्या मुकदमे शरीफों पे दर्ज होते हैं जी? ये ट्वीट आ सकता है जी। दरअसल जिन लोगों को वो गुंडा बता रहे हैं, दरअसल वो इशारा करना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी की उस पृष्ठभूमि का जब एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को ये कह के घेरा करते थे कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है जी। क्योंकि एक समय में समाजवादी पार्टी के अंदर बाहुबली लोग हुआ करते थे जिसमें डीपी यादव एक प्रमुख नाम हुआ है जी। तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी अपने मुंह से कहा करते थे कि राजनीति का अपराधीकरण किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता उस पृष्ठभूमि में से आते हैं जिन पर बहुत ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं जी। तो अगर आप उन मुकदमों की बात करें तो ये सवाल खुद आदित्य योगीनाथ पे भी लागू होता है कि क्या उन पर संगीन अपराध में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज नहीं है? क्या ये किसी शरीफ आदमी पे दर्ज होते हैं? जी। दरअसल ये राजनीतिक शैली होती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता की राजनीति से जोड़ती है और वहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को अपराधीकरण की राजनीति से जोड़ती है। ये राजनीतिक टकराव होते हैं, लेकिन इस टकराव में ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आप किसी पर हमलावर हो तो बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना चाहिए। राजनीति में एक शैली होती है, राजनीति की एक भाषा होती है, राजनीति में मर्यादाएं होती हैं, उसे नहीं लागना चाहिए। बिलाल साहब, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैंने इस बात को सवाल उठाया कि भाई मधु में जॉर्ज फर्नांडिस ये भी समाजवादी थे, अगर आज जॉर्ज साहब भी जिंदा होते तो उनकी गाड़ी में अगर समाजवादी झंडा लगा होता तो वो भी गुंडे होते, या रघु ठाकुर है, मधुले में है, बहुत सारे लोग, लोहिया जी भी आज गुंडे ठहरा दिया थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक है, आपने उस बिंदु का भी जिक्र किया कि कभी बहुत सारे बाहुबली डीपी यादव ने इसकी शुरुआत की थी समाजवादी पार्टी में एंट्री करके, लेकिन डीपी यादव को छोड़कर आज उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। सारे लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं, पंचायत का चुनाव डीपी यादव के पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। तो अब खैर कहने की स्थिति में कोई दल नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग अलग प्रयोग करने के लिए, अलग अलग तरीके से चीजों को परिभाषित करने के लिए, संदेश और संकेत देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 2 कैबिनेट बैठक राष्ट्रपति भवन में की। उसी तरीके से शायद भारत के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब कोई किसी राज्य की या कोई राज्य सरकार या कोई भी सरकार अपनी जो कैबिनेट बैठक है किसी मंदिर में कर रही है। 13 दिसंबर को यह बैठक काशी विश्वनाथ में होने जा रही है। प्रधानमंत्री जब ये बैठक
प्रधानमंत्री जब देश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सौंप देंगे, उसके बाद योगी कैबिनेट की बैठक पहली बार, शायद विश्व में ऐसा कोई घटनाक्रम, ऐसा कोई मुझे देखने को आज तक नहीं मिला, मैंने नहीं पढ़ा कहीं ऐसा कुछ हुआ हो कभी, तो मैं उसके लिए कोई बहुत बड़ा दावा भी नहीं करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ये बैठक होगी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसको बिल्कुल भव्य बनाया गया है, प्राचीन काशी का स्वरूप आधुनिक काशी के रूप में बदला गया है, और उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद एक बैठक करके उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की वहां एक बैठक होगी योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और उस बैठक के तमाम संकेत और संदेश दिए जा रहे हैं। एक मंदिर में किसी सरकार की बैठक अपने आप में ये अलग तरीके की राजनीति, रणनीति, राजनीति, राष्ट्रनीति, तमाम तरीके के संकेत और संदेश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव है 2022 में, तो इससे भी संकेत और संदेश मुझे लगता है कुछ निकलेंगे। अब देने की कोशिश की जा रही है, नहीं या नहीं की जा रही है मैं नहीं जानता, लेकिन संदेश और संकेत जाएंगे कि किसी राज्य सरकार की बैठक, वो भी कैबिनेट की बैठक अगर मंदिर में होती है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में बैठक होना, चूंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, इस देश के प्रथम नागरिक संवैधानिक हैं, वहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो ऐसा कोई बहुत अजूबा नहीं लगा। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हीं की राह पर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक 13 दिसंबर को होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम खबर बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है, और ये अपने आप में कई तरीके के संदेश, संकेत, राजनीतिक संकेत हैं, और तमाम तरीके के किस्म के संकेत और संदेश हैं। तो लग रहा है कि किस ओर उत्तर प्रदेश को किस तरीके से एक नजरिया बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उसको एक, मुझे लगता है कि इसे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे राजनीति की समझ रखने वाले लोग इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करेंगे। हमारे सलाहकार संपादक, देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार के बख्श सिंह जी जुड़ गए हैं। बख्श जी, ये किस तरीके का संकेत संदेश है? मैंने तो नहीं सुना, आपकी 50 साल की पत्रकारिता हो गई है, और 50 साल की पत्रकारिता में आपने क्या कभी इस तरह का सुना कि किसी राज्य सरकार की बैठक या किसी भी प्रकार की सरकार की बैठक किसी मंदिर में हुई हो? बख्श जी। नहीं दुर्गेन जी, इसके पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा दिल्ली की ओर जी। स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में पहली बैठक की, पहली नहीं 2 बैठकें लगातार किए। हमने जो अभी तक 40 साल 45 साल की पत्रकारिता में देखा है कि राष्ट्रपति भवन में कभी कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई जी। ये पहला अवसर है कि जब मोदी ने अपने पहले जो प्रधानमंत्री काल था उसमें तो बैठक नहीं की, लेकिन जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो एक नहीं 2 बार राष्ट्रपति भवन में बैठक की। इसी तरह जी। कंप्लीट करिए आप बख्श जी। लग रहा बख्श जी से संपर्क टूट गया है। बख्श जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, हमारे सलाहकार संपादक हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को, और जो संसदीय और विधायी व्यवस्था है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने एक उत्तर प्रदेश या जो योगी की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो 13 दिसंबर को कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, उससे पहले वो दिल्ली ले गए। और जब ये बैठक, सच बात है कि जब ये कैबिनेट की बैठक, मोदी कैबिनेट की बैठक राष्ट्रपति भवन में होने जा रही थी, तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि हमें भी कुछ बड़ा अप्रत्याशित लग रहा था। लेकिन कुछ संविधान विशेषज्ञों, कुछ पत्रकारों ने कहा कि नहीं भाई, कोई ऐसा कोई अजूबा नहीं हो गया है। लेकिन ये भी असामान्य स्थिति थी, कोई सामान्य स्थितियों में राष्ट्रपति भवन में बैठक हमने होते देखी नहीं। बिलाल साहब जुड़े हैं, बिलाल सब्जवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल साहब, इसको किस तरीके से परिभाषित और विश्लेषित करेंगे आप? जी, मैं थोड़ा सा आपको पास में ले जाना चाहता हूं। जब राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था, जब वो विवादित था, तो भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक
संसद का आह्वान किया करती थी, धर्म जिसमें संसद, वो धर्म संसद का आह्वान किया करती थी, जिसमें वो सभी शंकराचार्यों और संतों को बुलाकर राम मंदिर आंदोलन के अंदर किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए उसके लिए प्रेरित करती थी और उसकी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करती थी। दरअसल लोकतंत्र के अंदर जो चुनी हुई पार्टियां होती है उसकी जिम्मेदारी विधानसभा और संसद के प्रति होती है, और खासतौर से कैबिनेट की जो जवाबदेही होती है जनता के प्रति वो संसद और विधानसभाओं के माध्यम से होती है। लेकिन चुनाव का समय है, तो इस समय राजनीति का किस तरह से धार्मिक चोला पहनकर राजनीति को किस तरह से धार्मिक आवरण में अपने आप को पेश करके राजनीति के अंदर किस तरह से धार्मिक भावनाओं से खेलकर एनकैश किया जा सकता है, ये उसका एक नमूना है। बिलाल साहब, बहुत जल्दी आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या अब ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड हिंदुत्व ही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होगा? वो सब सारी बातें जो अभी तक हो रही थी, विकास और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम तरीके की बातें हुई, ऐसा नहीं लग रहा है कि काशी विश्वनाथ में कैबिनेट की बैठक के बाद ये सीधा संकेत और संदेश जाएगा उत्तर प्रदेश की जनता में? देखिए दुर्गेन जी, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं बिल्कुल आपकी आकांक्षा और आपका जो इंटेंशन है पॉलिटिक्स को रीड करने का, मैं उससे बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है कि वो बिल्कुल राजनीति का धार्मिकरण करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है। दरअसल ग्राउंड पर पिछड़ों की गोलबंदी हो चुकी है विपक्ष के पक्ष में, खासतौर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो जब पिछड़ों की गोलबंदी का जो अनुपात है जब वो अगड़ों से ज्यादा हो जाता है तो धर्म का तड़का लगाया जाता है, चाहे वो सांप्रदायिक के फॉर्म में लगाया जाए या धर्म की भावनाओं को भड़का के किया जाए या धार्मिक आवरण में किया जाए। ये सभी उसी स्ट्रैटेजी का एक रूप है जो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमसे आप जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम पहलू राजनीति के बताए। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। तो बिलाल साहब ने बताया कि किस तरीके से ये जो पिछड़ों की गोलबंदी हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, एक नया एंगल दिया कि पिछड़ों की गोलबंदी बनाम प्रचंड हिंदुत्व। अब लड़ाई उत्तर प्रदेश में इस तरीके की देखने को मिलेगी 2022 के चुनाव के मुतालिक।